हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक ले रहे हैं जॉइंडिस। ये टॉपिक सेकेंड ईयर में भी आता है बीएमएस के व्हेन वी स्टडीड इन रोग निदान, और फोर्थ ईयर में भी आता है इन काया चिकित्सा। इस वीडियो में जो हम कंटेंट्स कवर करेंगे वो हैं एटाइमोलॉजी, इंट्रोडक्शन, रीजनल नेम्स, डेफिनेशंस, बिलीरुबिन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसके बारे में, फिर बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज ऑफ वैल्यूज़, बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कौन सी पैथोफिजियोलॉजी होती है इस डिजीज़ के लिए, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंडिस, नियोनेटल जॉइंडिस जो कि एक स्पेशल टाइप का जॉइंडिस है, एंड कंजेनाइटल हाइपरबिलीरुबिनेमिया। Etymology. Jaundice, which doesn't have the most intuitive name, comes from the French jaunisse, which means yellowing. Jaundice को फ्रेंच वर्ड jaunisse से लिया गया है जिसका मतलब येलोइंग होता है। jaundice को इक्टरस भी कहते हैं क्योंकि पहले एक ऐसा थॉट था कि jaundice जो पीलिया है वो एक ऐसी बर्ड जो येलो कलर की थी, उसको अगर कोई देख लेता है तो उसको पीलिया हो जाता है। उस बर्ड के नाम से ही जॉइंडिस को इक्टरस भी कहा गया। इंट्रोडक्शन। जॉइंडिस एक येलो स्किन कॉज्ड बाय द बिल्ड अप ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड, मतलब ब्लड में जब बिलीरुबिन अमाउंट बढ़ जाता है उसकी वजह से जब येलो स्किन होती है उसको जॉइंडिस कहते हैं। फिर ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी मेडिकल केयर के रेफरेंस से जॉइंडिस की एक और डेफिनेशन थी। जॉइंडिस, also known as icterus, is a yellowish of greenish pigmentation of the skin and whites of the eyes due to high bilirubin levels. Whites of the eyes, that means sclera. Yellowish of greenish pigmentation of the skin. Now, this is a quite confusing term. ग्रीनिश पिगमेंटेशन हमने कहा है, देखिए जो बिलीरुबिन है जैसे मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बट वो बनता किससे है? एक बिलीवर्डिन से। मतलब इसका अगर हम कहें बिलीरुबिन का प्रीकर्सर है बिलीवर्डिन जो कि ग्रीनिश इन पिगमेंट होता है, उसका जब रिडक्शन होता है तब बनता है बिलीरुबिन जो कि येलो कलर का होता है। तो येलोइश ऑफ ग्रीनिश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड वाइट्स ऑफ द आई। अब ऐसा क्या होता है कि बिलीवर्डिन की वजह से हमारी बॉडी पे स्किन पर येलो कलर आता है। सो उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में इलास्टिन का फाइबर्स जहाँ जहाँ भी होते हैं वहाँ पर बिलीरुबिन अट्रैक्ट होता है। ओके, इलास्टिन फाइबर्स की एफिनिटी सबसे ज़्यादा स्क्लेरा में होती है। मतलब एक्चुअली इलास्टिन फाइबर्स का अमाउंट सबसे ज़्यादा स्क्लेरा में होता है। इसी वजह से जब हम पीलिया देखते हैं तो सबसे पहले हम आईज़ में स्क्लेरा चेक करते हैं। अगर वो येलोइश होती हैं तो हम कहते हैं हाँ कि जॉइंडिस हो सकता है, देयर माइट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंडिस। एडल्ट्स में जॉइंडिस टिपिकली एक साइन होता है जो क्या बता सकता है कि हाँ हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई एबनॉर्मल हीम मेटाबॉलिज्म हो रहा है। हीम मेटाबॉलिज्म का आप जॉइंडिस से क्या कनेक्शन है, तो लेट मी टेल यू। हीम जो कि हीमोग्लोबिन में से आता है, वो हीम मेटाबोलाइज होने के बाद, मतलब टूटने के बाद, जब आरबीसी टूटती है हीमोग्लोबिन भी टूटता है, तो उसका जो हीम पार्ट होता है उसके मेटाबॉलिज्म से ही आगे बिलीरुबिन बनता है। तो अगर किसी एडल्ट में जॉइंडिस हो रहा है तो हम उससे क्या एज्यूम कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली है हीम मेटाबॉलिज्म, वो एबनॉर्मल हो रहा है। लीवर डिसफंक्शन। लीवर क्यों? लीवर हमारा बिलीरुबिन को अनकॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करता है। अब ये दो टर्म्स जो हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या होती हैं। तीसरा है बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। बिलियरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ये तीन कंडीशंस हम मीन्स गेस कर सकते हैं कि अगर जॉइंडिस है तो वो इन तीन मेन कंडीशंस की वजह से होगा। ये रेफरेंस है कोचेस मेडिसिन फॉर स्टूडेंट्स के। एडल्ट्स में जॉइंडिस का जो प्रिवलेंस है वो कम है कंपेयर टू बेबीज़। बेबीज़ में जॉइंडिस ज़्यादा होता है। जो बेबीज़ में भी 80% केसेस में जो ये अफेक्ट होते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ देयर लाइफ में। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? जितना मैंने बताया, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो उतने पार्ट से ही आपको समझ में आएगा।
बाकी के एजेस में भी जॉइंडिस होता है, तो वो क्या सिग्निफाई कर सकता है कि हाँ मे बी देयर इज सम इन्फेक्शन, देयर मे बी सम लीवर डिसफंक्शन और समथिंग. ओके, नाउ कम्स द रीजनल नेम्स. रीजनल नेम्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी जैसे हर कोई, अगर मैं यहीं पे कहीं किसी रूरल एरिया में जाऊँ तो मे बी दे डोंट नो व्हाट इज़ जॉइंडिस. वहाँ पे मुझे पीलिया कहना पड़ेगा. तो हिंदी में जॉइंडिस को पीलिया कहते हैं, संस्कृत में कामला कहते हैं, आयुर्वेद में भी कामला ही है एज वी ऑल नो, पंजाबी में पीलिया, गुजराती में कामलो, राजस्थानी में भी पीलिया, मराठी में कविला, कन्नड़ में कमले, मलयालम में मन्न पित्तम, तेलुगु में काविरलू और तमिल में मंचल कमले. Now comes definition. A medical condition with yellowing of the skin and whites of the eyes arising from the excess of pigment bilirubin and typically caused by obstruction of the bile duct, by liver disease or by excessive breakdown of erythrocyte. जॉइंडिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें येलोइंग होती है स्किन की और वाइट्स ऑफ द आइज दैट इज स्क्लेरा की. द रीज़न इज पिगमेंट बिलिरूबिन. जब उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ऐसा होता है. अब ऐसा भी क्यों होता है, तो उसके मेजर रीजंस हैं कि या तो बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, या फिर कोई लीवर डिजीज़ हो गई हो, लीवर अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हो, या फिर आरबीसीज की एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो जाए जिसकी वजह से हीम पार्ट ज़्यादा बने और कॉन्सिक्वेंटली उसमें हमारा बिलिरूबिन ज़्यादा बने. अगर स्किन स्क्लेरा और म्यूकोजा का येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है सर्कुलेटिंग बिलिरूबिन की वजह से, तो उसको भी जॉइंडिस कहते हैं. सेम वर्ड, सेम थिंग विद डिफरेंट वर्ड्स. इसका रेफरेंस है पीजी मेहता एंड गूगल. नाउ बिलिरूबिन क्या होता है, पूरी स्टोरी बिलिरूबिन पर है. सो वी नीड टू स्टडी अबाउट व्हाट इज बिलिरूबिन. बिलिरूबिन एक ऑरेंज येलो कलर का पिगमेंट होता है जिसको वेस्ट प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है हीमोग्लोबिन का. मतलब हीमोग्लोबिन, जब आरबीसी टूटती है, हीमोग्लोबिन टूटता है, तब ग्लोबिन पार्ट एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड हीम पार्ट आगे जाके बिलिरूबिन बनाता है. उसको हमें एक्सक्रीट आउट करना होता ही है बॉडी से, इसीलिए इसको वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं. हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है जो आरबीसी में मिलता है. बिलिरूबिन अल्टीमेटली प्रोसेस्ड बाय द लीवर सो दैट इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. नाउ अल्टीमेटली प्रोसेस्ड का मतलब ये है कि पहले जब हीम बना तो हीम फर्स्टली बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हुआ और फिर अनकॉन्जुगेट बिलिरूबिन में कन्वर्ट हुआ. फिर वो अनकॉन्जुगेट बिलिरूबिन को लीवर तक ले जाया गया. लीवर में जाने के बाद ग्लूकुरोनिक एसिड होता है एक, उसकी हेल्प से उसका कॉन्जुगेशन हुआ. मतलब अब उसे वाटर इनसॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल बना दिया गया. सो जब वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा देन इट कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी. इसलिए हम बोल रहे हैं कि अल्टीमेट प्रोसेसिंग जो है, मतलब फाइनल प्रोसेसिंग जो है, उसकी लीवर में होती है. नॉर्मल रेंज ऑफ बिलिरूबिन अगर हम देखें तो लैब टू लैब रेंजेस चेंज कर सकती हैं, बट एक जनरलाइज वे में हम लेते हैं कि टोटल बिलिरूबिन टेस्ट में 1.2 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए एडल्ट्स में, और अगर 18 ईयर्स से कम है देन 1 mg पर DL इज सफिशिएंट. डायरेक्ट बिलिरूबिन मीन्स कॉन्जुगेट बिलिरूबिन जो है वो होता है जनरली नॉर्मल रेंज में 0.3 mg पर DL. ये अप्रॉक्स रेंजेस हैं और इनके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं लैब टू लैब. सीरम बिलिरूबिन अगर हम टेस्ट कराते हैं तो टोटल 1 mg% होता है और डायरेक्ट 0.25 mg% होता है. यूरिनली बिलिरूबिन प्रेजेंट है, अगर मतलब यूरिन में अगर हमें बिलिरूबिन मिल रहा है तो वो तभी हो सकता है जब सीरम में 0.4 mg% से ज़्यादा बढ़ गया हो. यूरिन यूरोबिलिनोजन एंड फीकल स्टर्कोबिलिनोजन, ये दोनों टर्म्स हम तब समझेंगे जब हम देखेंगे कि बिलिरूबिन इंटेस्टाइन में जाने के बाद किन में कन्वर्ट होता है. तो अगर यूरिन के थ्रू निकालने के लिए इसको कन्वर्ट होना पड़ता है यूरोबिलिनोजन में, और फीकल मैटर के थ्रू निकालने के लिए इसे कन्वर्ट होना पड़ता है स्टर्कोबिलिनोजन में. तो इनकी वैल्यूज़ हैं 100 से 200 mg पर डे और फीकल में 300 mg पर डे.
ये वैल्यूज़ का रेफरेंस हमने पीजे मेहता से लिया है। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। बिलीरुबिन का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसको हम 4 मेन हेडिंग्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि बिलीरुबिन का सोर्स क्या है, मतलब सोर्स ऑफ बिलीरुबिन कैसे है। फिर बिलीरुबिन बन गया, जो हम बोल रहे हैं अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन बना है, वो हमें ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाना है, लीवर तक। तो वो भी हम एक फेस पढ़ते हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलीरुबिन आता है। लीवर तक उसका ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर लीवर ने अपटेक कर लिया, मतलब उसको ले लिया। तब जो भी लीवर के अंदर हुआ है उस पूरे फेस को हम हेपेटिक फेस कहते हैं। उसमें भी सबसे पहले कि बिलीरुबिन को एंट्री दिलाई गई, दैट इज़ हेपेटिक अपटेक। फिर उसका कॉन्जुगेशन किया गया, जो मेन प्रोसेस है, एंड देन वापस से उसको बाइल में सिक्रीट करने के लिए बाहर निकाला गया। तो ये तीनों हेपेटिक फेज में आती हैं। देन कम्स द इंटेस्टाइनल फेज, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट हमारी जो पूरी बिलियरी ट्री है वो कहाँ ओपन होती है, जाके सेकेंड सेगमेंट ऑफ ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में ओपन होने के बाद आगे जाती है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में एक्चुअली क्या हो रहा है उस बिलीरुबिन के साथ, ड्यूडेनम की एंट्री से लेके, दैट विल कम अंडर इंटेस्टाइनल फेज। इस डायग्राम में अब हम देखेंगे कि जो हमारा आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो मैक्रोफेजेस की हेल्प से होता है। तो हीमोग्लोबिन के टूटने के बाद हीमोग्लोबिन अलग हुए, ग्लोबिन एमिनो एसिड बन गया। और हीम पार्ट पे क्या होगा, सबसे पहले हीम पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा विद द हेल्प ऑफ हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम, जिसकी वजह से हीम कन्वर्ट हो जाएगा बिलीवर्डिन। फिर बिलीवर्डिन का रिडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू बिलीरुबिन। बट ये जो बिलीरुबिन हमारा बनेगा ये कौन सा होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होगा। फिर इसको लीवर में जाके कॉन्जुगेट किया जाएगा। कॉन्जुगेट कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड। मतलब इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है अगर हम देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर में ग्लूकुरोनिक एसिड की हेल्प से उसे अनकॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट बना दिया जाएगा। फिर बाइल डक्ट की हेल्प से ये इंटेस्टाइन तक जाएगा। बाइल डक्ट जो हमारी होती है दैट ओपन्स इन द सेकेंड सेगमेंट ऑफ ड्यूडेनम। इंटेस्टाइन में एंट्री होने के बाद जो ग्लूकुरोनिक एसिड है वो तो रिमूव बाय बैक्टीरिया and then it will be converted to urobilinogen, stercobilinogen. Now some of part will also get converted to stercobilin, जो कि हमारा फीकल मैटर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। urobilinogen will be excreted through urine and then some part of this urobilinogen will be enter to enterohepatic circulation, means intestine और लीवर के बीच की जो सर्कुलेशन है उसके बीच में, with the help of a portal system. Portal system means a system between two organs. Now comes the pathophysiology of this disease. पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें जॉइंडिस की तो उसके होने के बहुत सारे मैकेनिज़म्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस समझने के लिए कि बिलीरुबिन हम बोल रहे हैं, जॉइंडिस में बिलीरुबिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बिलीरुबिन का अमाउंट किस किस तरीके से बढ़ सकता है। सबसे पहले बॉडी में एक्सेस होगी अगर बिलीरुबिन का प्रोडक्शन ही बढ़ जाए। फिर बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक हो रहा है लेकिन लीवर ने उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन रहेगा बॉडी में, क्योंकि उसको एक्सक्रीट हम नहीं कर सकते जब तक कि वो कॉन्जुगेट ना हो। अब लीवर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब एंट्री भी दे दी अपने रूम में, लेकिन उसका कॉन्जुगेशन नहीं किया। एंड फोर्थ इज कि सब कुछ कर दिया लेकिन बाद में वापस वो बाइल के थ्रू उसको बाहर भेजने में कैपेबल नहीं है, मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इन चारों रीज़न से ब्लड में बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ सकता है। हाइपर बिलीरुबिनेमिया, अगर ऊपर के 3 रीजंस जो पहले हैं, मतलब बिलीरुबिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना, हेपेटिक अपटेक और हेपेटिक कॉन्जुगेशन डिक्रीज़ होना, इनकी वजह से जो हमें मिलेगा बिलीरुबिन वो कैसा होगा, अनकॉन्जुगेटेड होगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन से पहले की प्रॉब्लम्स हैं। अब कॉन्जुगेट होने के बाद की प्रॉब्लम कब होगी, जब वो वापस से उसे बाहर निकालने में कैपेबल ना हो, मतलब डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन इनटू द बाइल। तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ओके, हाइपर बिलीरुबिनेमिया टर्म
टर्म को समझने से ही आप समझ सकते हैं बेसिकली उसमें है क्या। हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ, बिलीरुबिन मीन्स बिलीरुबिन, एंड एमिया मीन्स इन द ब्लड। तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड इज हाइपर बिलीरुबिनेमिया। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द कॉन्जुगेट एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। सो बेसिकली तो वैसे इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है। नॉर्मल सीरम लेवल हमने अगर देखा तो अनकॉन्जुगेटेड में ज़्यादा होता है और कॉन्जुगेटेड का कम होता है इन केस वी आर चेकिंग दी जॉइंडिस। वाटर सॉल्युबिलिटी देखी जाए, वाटर सॉल्युबिलिटी मतलब हाइड्रोफिलिक। तो अनकॉन्जुगेटेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नहीं होता, तो उसमें वाटर सॉल्युबिलिटी एब्सेंट होती है। फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं कॉन्जुगेट में जिसमें वाटर सॉल्युबिलिटी होती है। अब वाटर अगर सॉल्युबल नहीं है दैट मीन्स लिपिड सॉल्युबल है ना। अगर हाइड्रोफिलिक है तो लायोफोबिक होगा, और अगर लायोफिलिक है देन हाइड्रोफोबिक होगा। इसलिए एफिनिटी टू लिपिड्स अनकॉन्जुगेटेड में प्रेजेंट होगी और कॉन्जुगेटेड में एब्सेंट होगी। ऐसे ही बाकी के आप देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इसमें देखना है वो है एफिनिटी टू ब्रेन टिश्यूज़। हमारा जो ब्रेन होता है उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, अनकॉन्जुगेटेड को या कॉन्जुगेटेड को। सो वो अट्रैक्ट करते हैं अनकॉन्जुगेटेड को। इसी वजह से कभी कभी हम मतलब लेमन लैंग्वेज में हम सुनते हैं ना कि इसका पीलिया बहुत बढ़ गया, बुखार दिमाग पे चढ़ गया। तो वो बुखार दिमाग पे चढ़ने का क्या मतलब होता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का अमाउंट इतना बढ़ चुका है कि अब उसको ब्रेन टिश्यूज़ ने अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसका नाम है कर्निक्टेरिस। ओके, नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ जॉइंडिस। जॉइंडिस के मेन 3 टाइप्स होते हैं। हम इसको लीवर के रेस्पेक्ट में देखते हैं। लीवर में, क्योंकि मेन काम जो है वो लीवर में ही हो रहा है। अगर लीवर से पहले ही कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसे कहेंगे प्री हिपैटिक। लीवर में प्रॉब्लम आई है देन हिपैटिक, एंड लीवर ठीक है उसके बाद की प्रॉब्लम्स हैं देन पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक में क्या होगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ सकता है, मीन्स हीमोलाइटिक जॉइंडिस। हिपैटिक है, लीवर में हो रहा है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ ना कुछ उसके सेल्स में, लीवर के सेल्स में कोई ना कोई एबनॉर्मैलिटी आ गई है जिसकी वजह से वो जॉइंडिस हो रहा है। थर्ड इज पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक मतलब सब कुछ सही बन गया, एकदम कॉन्जुगेशन बढ़िया हो गया, लेकिन अब भी बिलीरुबिन बॉडी से बाहर नहीं जा रहा। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि हमारी जो बिलियरी ट्री है उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो दैट विल बी पोस्ट हिपैटिक। इसे कोलेस्टैटिक भी कहते हैं। स्टडी ऑफ द जॉइंडिस इन नियोनेट्स इज डन सेपरेटली क्योंकि उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे हीमोलाइटिक जॉइंडिस। हीमोलाइटिक जॉइंडिस क्यों होता है, या तो हीमोलाइसिस की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड का ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्लड मीन्स ब्लड के कॉम्पोनेंट, ब्लड के जो सेल्स हैं आरबीसी उनका बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर कोई ना कोई कॉन्जेनाइटल मीन्स बर्थ बाय बर्थ ही उसको हाइपर बिलीरुबिनेमिया है। उसकी वजह से जब हम चेक करेंगे तो बिलीरुबिन लेवल हाई हो सकता है। हीमोलाइसिस में क्यों हो रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि उसमें आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा जिसकी वजह से बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर हीमोलाइसिस की वजह से जॉइंडिस होता है तो वो माइल्ड होता है। उसका रीज़न क्या है कि एक हेल्दी लीवर है, फॉर एग्जांपल एक हेल्दी लीवर की कैपेसिटी है कि वो 10 मॉलिक्यूल्स को अनकॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट कर देगा। तो अगर मेरी बॉडी में रोज़ के 10 सेल टूट रहे थे, वो 10 के 20 भी टूटने लगे, मतलब डबल भी हो जाए, तब भी लीवर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 6 टाइम्स ज़्यादा तक अनकॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट करने की। मीन्स अगर 60 मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे ना, देन ऑल्सो मेरा लीवर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल है। इसीलिए अगर हीमोलाइसिस की वजह से जॉइंडिस होता है तो वो बहुत माइल्ड होता है। न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनकी बिलीरुबिन को मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी जो होती है कम होती है, इसलिए ये रूल जो है उन पर अप्लाई नहीं होता। उनका अगर थोड़ा सा भी लीवर में प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा भी अमाउंट हीमोलाइसिस से बढ़ा तो तुरंत ही उन्हें जॉइंडिस हो जाएगा।
सेकेंड है हमारा हेपेटोसेल्युलर जॉइंडिस। ये किस वजह से होता है? हेपेटोसेल्युलर मीन्स हमारे लीवर में के जो सेल्स हैं उनमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हुई है। मतलब लीवर अब इनेबल है कि वो बिलिरुबिन को हिपैटोसाइट्स के थ्रू, ओके, हिपैटोसाइट्स मीन सेल्स ऑफ द लीवर के थ्रू बाइल तक पहुंचाने के लिए कैपेबल नहीं है। ओके, और ये क्यों होगा? मतलब उसकी कैपेबिलिटी क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि कुछ ना कुछ लीवर को पैरेनकाइमल लीवर डिजीज़ वगैरह, इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ हुआ है। मतलब लीवर के सेल्स किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ पैथोलॉजी के शिकार हुए हैं। बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द हिपैटोसाइट्स मे बी इम्पेयर्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। मतलब एक बार उसने अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को एंटर करा लिया लीवर में, उसके बाद से लेके जब तक कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कैनालिकुला मतलब बिलियरी ट्री में नहीं भेज देता, उसके बीच में कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी इम्पेयरमेंट हो सकता है। और अगर वो होता है देन इट कम्स अंडर हिपैटोसेल्युलर जॉइंटिस। इसमें हम देखें तो अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस वेरी कर सकती हैं। मीन्स दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हैम्पर हो सकती हैं, या किसी एक की भी हो सकती है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। लाइक लीवर के अंदर ही कॉन्जुगेशन हो गया, लेकिन कॉन्जुगेशन से लेके होने के बाद से वो गेट तक ही नहीं पहुंच पा रहा, तब कुछ हो गया है तो हमें कौन सा बड़ा मिलेगा? कॉन्जुगेटेड। लेकिन कॉन्जुगेशन से पहले ही, एंट्री के बाद से कॉन्जुगेशन से पहले हो गया, देन अनकॉन्जुगेटेड। इसके रीजंस एक्यूट या क्रॉनिक लीवर इंजरी वगैरह कुछ भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जब हम टेस्ट कराएंगे तो उसमें ट्रांस एमिनेज वगैरह हमें बढ़े हुए मिलते हैं। हमें ये भी तो पता करना है ना, जॉइंटिस हमें पता लग गया पर कौन से लेवल पे है, तो हम उसके लिए जब टेस्ट कराते हैं तो हमें ट्रांस एमिनेज वगैरह इंक्रीज अमाउंट में मिलते हैं। अगर एलएफटी करा रहे हैं तो जितने भी कोलेस्टेटिक एंजाइम्स होते हैं, है ना, कोलेस मीन्स रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर वगैरह के जो एंजाइम्स होते हैं वो सब हमें बढ़े हुए मिलेंगे। ओके, तो उससे हमें पता लग जाता है कि मेजर प्रॉब्लम है कहाँ पे, किस लेवल पे। लीवर बायोप्सी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे हमें हेपेटोसेल्युलर जॉइंटिस का जो कॉज है, इटियोलॉजी है, वो हमें पता लग जाता है। और ये भी हम गैस कर सकते हैं कि अगर लीवर के सेल्स में इंजरी हुई है तो वो कितने एक्सटेंट में हुई है। थर्ड इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस को हम कोलेस्टेटिक जॉइंटिस भी कहते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, कोई पत्थर सा, स्टोन टाइप का समथिंग कुछ भी रुका हुआ या किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। ये किस में भी कॉज्ड बाय, सबसे पहला फेलियर ऑफ हेपेटोसाइट्स टू इनिशिएट बाइल फ्लो। मतलब लीवर के जो सेल्स हैं वो बाइल फ्लो को इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब बाइल फ्लो इनिशिएट हो गया है, लेकिन जो बाइल डक्ट्स हैं, ओके, जो भी बाइल डक्ट्स हैं उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। फिर वो चाहे लीवर के अंदर हो या चाहे लीवर के बाहर हो, या फिर जो हमारा पेपिला वेटर मतलब जहाँ पे हमारी जो बाइल डक्ट है वो ड्यूडेनम से जाकर मिलती है, उस पार्ट पे भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तब भी हम उसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में ही काउंट करेंगे। अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन जाता है, उसके बाद जब वो बाइल कैनालिकुलाई में चला जाता है लेकिन प्रॉपरली वो एंटर नहीं कर पाता ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो वो बैक फ्लो करता है ब्लड की तरफ। ओके, बैक फ्लो की वजह से आगे के जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो क्लियर होने में, मतलब वो क्लियर होने में फेल हो जाता है। ओके, बैक फ्लो की वजह से अब क्या होगा, ऐसे समझना है हमें कि अनकॉन्जुगेटेड एक तरफ से एंटर हो रहे थे रूम में और दूसरी तरफ से निकल रहे थे, बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा था, लेकिन पीछे वाला जो दरवाज़ा था निकलने का हमने उसे ब्लॉक कर दिया, तो बैक फ्लो आया। बैक फ्लो आने की वजह से रूम में भीड़ बढ़ी और फिर क्या हुआ, जो आगे के रास्ते से अनकॉन्जुगेटेड अंदर जा रहे थे ना, अब वो जा नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी अंदर बहुत कुछ है। तो उसकी वजह से फिर से ब्लड में हमें बिलिरुबिन्स वगैरह बढ़े हुए मिल सकते हैं।
ठीक है, कॉन्जुगेट तो बढ़ ही रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में अनकॉन्जुगेटेड भी बढ़े हुए मिलेंगे। ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। अगर हम देखें, जॉइंटिस है, अगर वो स्टैटिक है, ठीक है, या इंक्रीजिंग है, तो उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? मतलब जॉइंटिस भी अपने आप में एक सिम्टम भी की तरह भी हो रहा है ना, तो इट कैन सिग्निफाई कार्सिनोमा, बिलियरी सिरोसिस, या फिर स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। फ्लक्चुएटिंग है तो हम कह सकते हैं कि कोलेडोकोलिथियासिस है, पेनक्रेटाइटिस है। एब्डोमिनल पेन अगर जॉइंटिस के साथ एसोसिएटेड है तो हम कह सकते हैं मे बी पेनक्रेटाइटिस, मे बी कोलेडोकोलिथियासिस। ठीक है, ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स और कॉजेज़ हैं, आप एक बार इन्हें देख लेना। नाउ कम्स नियोनेटल जॉइंटिस। नियोनेटल जॉइंटिस मतलब जो जॉइंटिस नियोनेट्स में हो रहा है। हमने अभी देखा ही था अभी पीछे कि 80% कब होता है? फर्स्ट लाइफ में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ में। मैंने एक बार जस्ट सोचा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब हमें अपने भी लॉजिक्स लगाने चाहिए थोड़े कि ऐसा क्यों हो सकता है। तो आई थॉट ऑफ अ रीज़न कि जो फीटस होता है, फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसमें गामा चेन्स प्रेजेंट होती हैं ग्लोबिन पार्ट में। हमारे में अल्फ़ा एंड बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन में डिफरेंस क्या है? तो जो गामा होती है, गामा चेन, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो मदर की आर्टरीज में जो ब्लड है उससे भी ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेती है। ओके, हमारी में इतनी मतलब एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए नहीं होती। जब बेबी होने के बाद आफ्टर द डिलीवरी मुझे लगता है कि उसको अपने ब्लड सेल्स को चेंज करना है, तो इसी वजह से कभी कभी आरबीसीज का ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा होता है। एंड व्हेन इट इज़ नॉट एबल टू क्या बोलना चाहिए, व्हेन इट इज़ नॉट एबल टू बैलेंस इनके बीच में, तब जॉइंटिस हो जाता है। ओके, तो जॉइंटिस appears in neonates when the total serum bilirubin is more than 3 mg/dl। वो चाहे अनकॉन्जुगेटेड भी हो सकता है और कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है, बट इनमें से कॉमन कौन सा है? अनकॉन्जुगेटेड। इसके कॉजेज़ या तो हेरिडिटरी हो सकते हैं, नॉन हीमोलाइटिक ना, हेरिडिटरी ही हैं, मतलब पेरेंट्स से ही आए हैं, या फिर नियोनेटल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, उसको इन्फ्लेमेशन हो गई है लीवर में। बिलियरी एट्रेजियास भी हो सकता है, मीन्स कुछ ब्लॉकेज आ गई है, या फिर रेयस सिंड्रोम हो सकता है। कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया, इसमें भी हम देखेंगे किसी को बचपन से ही जॉइंटिस या हाइपरबिलिरुबिनेमिया रहता है। ओके, जॉइंटिस हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि उसके ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ा रहता है। तो अगर अनकॉन्जुगेटेड है, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? कि बिलिरुबिन का ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हो पा रहा हो, या फिर बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन ठीक से नहीं हो पा रहा हो। ओके, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा हो तो वो किस कंडीशन में जनरली मिलता है? गिलबर्ट सिंड्रोम में। कॉन्जुगेशन प्रॉपरली ना हो देन क्रिगलर नाजर सिंड्रोम में। कॉन्जुगेटेड कब मिलेगा हमें हाइपरबिलिरुबिनेमिया? अगर बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन डिस्टर्ब हुआ हो, जो कि हमें मिलता है ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रॉटर्स सिंड्रोम। अब ये जो एक चार्ट है, दिस इज़ अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जॉइंटिस। आप जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है एक्चुअली वो सब इसमें कहना चाहिए कि हमने इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस का बना लिया है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, एंड कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी। आई एम लीविंग दिस पेज फॉर 5 seconds. Now, this is just a summary. जॉइंटिस हमने 3 तरीके से देखा, न्यूबॉर्न में, चाइल्डहुड में एंड एडल्ट में। न्यूबॉर्न में भी हमने देखा कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ सकता है या फिर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ सकता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कब बढ़ेगा? जब बिलियरी एट्रेसिया हो, मीन्स बाइल फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और अनकॉन्जुगेटेड हमें या तो माइल्ड मिल सकता है, जो कि फिजियोलॉजिकल या किन्हीं ड्रग्स मेडिसिन की वजह से हुआ हो। इंटरमिटेंट या फिर एपिसोडिक मिल सकता है गिलबर्ट्स डिजीज़ में। और अगर सीवियर मिल रहा है तो वन रीज़न कैन बी RH incompatibility and Crigler-Najjar syndrome. RH incompatibility is in itself a vast topic. If you want, I can explain you. Then comes in adult में भी 2 कंडीशंस हैं कि हम जब एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो
तो हम जब पाल्पेट करेंगे तो हमें स्प्लीनोमेगाली मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, अगर हमें स्प्लीनोमेगाली मिलती है तो जब हम टेस्ट करा रहे हैं हमें कॉन्जुगेटेड बड़ा मिल रहा है या अनकॉन्जुगेटेड बड़ा मिल रहा है। अगर हमें स्प्लीनोमेगाली प्लस कॉन्जुगेटेड मिलता है देन इट सिग्निफाइज सिरोसिस, एंड अगर हमें स्प्लीनोमेगाली प्लस अनकॉन्जुगेटेड मिलता है देन इट सिग्निफाइज हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर स्प्लीनोमेगाली हमें नहीं मिलती है तो स्प्लीन उसके अलावा जॉइंडिस के साथ हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मिल रहे हैं, देन दिस कैन बी ड्यू टू वायरल हेपेटाइटिस या फिर ड्रग्स की वजह से। उसके साथ हमें एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस या फिर गॉल ब्लैडर का एनलार्जमेंट मिल रहा है, तो द रीज़न कैन बी बाइल स्टोन्स और पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा। और अगर सिर्फ जॉइंडिस है, कोई और सिम्टम नहीं है, देन इट कैन बी ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम और मे बी ड्यू टू ड्रग्स। तो दीज आर जस्ट पॉइंट्स कि आप ये सोच सकते हो कि बेसिक पैथोलॉजी है क्या। जॉइंडिस तो है लेकिन वो भी क्यों है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जॉइंडिस। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट बचता है तो प्लीज़ काइंडली कमेंट और अपने डाउट्स क्लियर करो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगा है कि हाँ ये वीडियो अच्छा था एंड आपको भी कुछ समझ आया देन प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।